जन्म कुंडली अध्ययन। तो आगे के हम जो कुंडली ले रहे हैं वो है प्रियू प्रिंसेस करके। ये जो है ये इन्होंने कम कमेंट्स की है यहाँ पे मुंबई से, और इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ लिखा है 24/9/1996 और 3:20 AM, और मुंबई महाराष्ट्र से ये इन्होंने भेजा हुआ है। तो हम देखते हैं पीहू शर्मा जी की कुंडली, सॉरी पीहू प्रिंसेस जी की कुंडली, सॉरी। तो उन्होंने क्या मेंशन किया है कि उनके जो क्वेश्चन है वो है कि ये जानना चाहते हैं कि शादी कब होगी, और जो है दूसरा ये है कि शादी कब होगी। दूसरा उन्होंने पूछा है जॉब कब मिलेगा और करियर कैसा रहेगा। तो चलिए फिलहाल तो हम ये उसका अध्ययन करने को ले रहे हैं, लेकिन आप कोशिश करिए एक या दो क्वेश्चन, उससे ज़्यादा मत पूछे, क्योंकि अगर पूछते तो आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उनकी कुंडली अध्ययन नहीं होगा, तो उनको टाइम देना पड़ेगा। उनके सेपरेटली जो है अलग सा लेंगे हम, क्यों? क्योंकि उसके लिए जो टाइम बचेगा वही हम उसके लिए दे सकते हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन वाले, एक दो क्वेश्चन वाले, और जो ज़्यादा ज़रूरतमंद वाले उनकी कुंडली हमको ज़्यादा जरूरत पड़ के लेनी। तो उन्होंने डेट ऑफ बर्थ दी है 24/9/1996, 3:20 का सुबह का जन्म दिया है, और मुंबई महाराष्ट्र से। और इनकी जो कुंडली जो इन्होंने डिटेल दिया उस आधार पर बन के आ रही है वो है कर्क लग्न की, 24/9/1996, 3:20 और मुंबई। ओके, कर्क लग्न की, यानी कि चंद्रमा जो है यहाँ पे आपके जो है लग्नेश बनते हैं, और वो सप्तम स्थान पे विराजमान है। हालांकि शनि के राशि में विराजमान है, थोड़ा सा कमजोर हो जाते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि लग्न भाव पे होने पे वजह से वो थोड़ा अच्छा चीज रहेगा, क्योंकि लग्न को मजबूती देंगे। दूसरा, मंगल और चंद्रमा का एक दूसरे से कनेक्शन यानी दृष्टि संबंध होने की वजह से आपको जो है उसमें लक्ष्मी योग जैसा एक योग भी बनता है, वो भी थोड़ा ठीक रहेगा। हालांकि आप कि लग्न में मंगल है तो मंगली भी है आप, और मंगली लड़के से शादी होती है। हालांकि वो लग्न से भी मंगली हो सकता है तो भी चलेगा, या चंद्र लग्न से चंद्र से जो भी कुंडली बनाते हैं उससे भी मंगली होगा तो भी चलेगा, ऐसा ऑप्शन तो मिल ही जाता है। तो आपने पूछा है कि शादी कब होगी, जॉब कब मिलेगा, करियर कैसा रहेगा। तो अब एक एक सवाल के जवाब आपके दे दें। तो करियर के भाव में जो है वो मंगल विराजमान है उनकी राशि, और कर्क लग्न के लिए जो मंगल है वो योग कारक होता है, यानी बहुत सबसे बढ़िया प्लैनेट जो होता है वो मंगल ही होता है। क्योंकि ऐसे लोग जो है साहसी रहते, पराक्रमी रहते, उत्साही रहते, कार्य करने की क्षमता उनमें अच्छी रहती है, एक्टिव रहते हैं। हालांकि मंगल कर्क राशि में जाने की वजह से थोड़े से वो कमजोर हो जाते हैं, और शुक्र के साथ होने की वजह से थोड़ा बहुत ये जो है इन लाइफ में लव अफेयर जैसा चांसेस बन जाता है। जरूरी नहीं है हर एक का, क्योंकि बाकी भी योग देखने को मिलते हैं। तो जो मंगल है वो लग्नेश और पंचमेश यानी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बन के लग्न में विराजमान है, और कर्क राशि शुभ राशि है तो उसके लिए वो एक टाइम चल जाएगा। तो उसके वजह से जो भी आप जो करेंगे अपने मेहनत से ही करेंगे, मेहनत के बदौलत ही करेंगे। यहाँ पे ये भी इससे भी पता चलता है कि आपने कमेंट्स भेजा उससे ये भी पता चलता है कि शादी के लिए भी आप भी कोशिश कर रहे हैं। पेरेंट्स नहीं कर रहे ऐसा तो नहीं बोल सकते, कोई आगे के करते हैं, लेकिन खुद भी कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आपने ही ये कमेंट्स भेजा है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि मंगल जो है कर्मेश और पंचमेश होकर लग्न स्थान में विराजमान है, तो इंसान खुद ही अपने मेहनत से ज्यादा करने की कोशिश करता है कोई भी चीज। हालांकि आपके जो भाग्य स्थान है वहां पे थोड़ा सा दोष निर्माण हो जाता है, और पराक्रम स्थान में तो वो आपको थोड़ा ठीक करना होगा। भाग्य स्थान में आपको शनि जो है वो वक्री है, तो वो क्या करते हैं, विलंब करते हैं। ऊपर से वो केतु के साथ है, तो केतु के साथ होने की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे पितृ दोष जैसा दोष निर्माण हो जाता है। रवि और राहु पराक्रम स्थान में है, रवि पराक्रम स्थान में अच्छे माने जाते हैं। इवन राहु भी जो है वो कन्या राशि में और पराक्रम स्थान में अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पे रवि और राहु का जो है ग्रहण दोष निर्माण होता है। तो ग्रहण दोष की शांति, और अगर हो सके तो पितृ दोष और शापित दोष की जो
भाग्य स्थान में बना है, तो उसको करते तो ठीक है, क्योंकि वो तो बचपन में करनी होती है, लेकिन आप अभी भी करना चाहते तो आप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप बाकी भी उपाय और भी कर सकते हैं जो हम आपको सजेस्ट करते हैं। तो अगर आप शादी के लिए जानना चाहते हैं तो शादी डिले ना हो, इसके लिए आपको एक जो है पुकनिल करके एक रत्न आता है, जो कि गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन होता है। उसमें गुरु का येलो और ब्लू शेड शनि का, ऐसा दोनों का एक कॉम्बिनेशन वाला रत्न आता है, जो कि उसको पुकनिल बोलते हैं या फिर येलो ब्लू येलो सफायर भी बोलते हैं। लेकिन सर्टिफाइड लीजिए जहाँ से भी लेना है वो, तो वो आप अगर लेते हैं गुरु युक्त शनि या शनि युक्त गुरु भी उसे कहते हैं, तो वो अगर पहनते तो आपको थोड़ा अच्छा रहेगा आपके शादी के लिए। दूसरा, आपको मोती एक धारण करना होगा ताकि वो लग्न को भी बल मिल जाए, और चंद्रमा जो है सप्तम स्थान में, तो आपको थोड़ा चंद्रमा को बल मिलेगा, तो आपको शादी के लिए भी थोड़ी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। ये तो रत्न हो गया। अगर ये भी आपको समझो पॉसिबल नहीं हो रहा है फिलहाल की लाइफ में, तो और भी आपको जो है कुछ मंत्र है वो हम सजेस्ट करते हैं। अगर आपको कुटुंब स्थान या और धन स्थान में थोड़े रिजल्ट अच्छे चाहिए तो बुध का एक पन्ना भी उसके साथ धारण कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादा जरूरत नहीं है। मेन आपको जो मैंने बताया गुरु और शनि का जो कॉम्बिनेशन वाला रत्न, वो अगर वो नहीं मिलता है आपको तो गुरु का आप पुखराज धारण कर सकते हैं और चंद्रमा का मोती धारण कर सकते हैं। इसके साथ शनि के लिए आपको हनुमान जी की उपासना करनी होगी, और सूर्य को रोजाना अर्घ्य देना होगा, सुबह उठ के जल प्रदान करना होगा, जिससे आपकी कुंडली के जो दोष है कुछ हद तक कम हो जाएंगे। अभी आपको जो मंत्र है वो हम सजेस्ट करते हैं। जो मंत्र अगर आप बोलते हैं तो आपको काफी हद तक फायदा होगा। तो मंत्र जो है, पहला मंत्र है इस कुंडली के लिए, वो है बुध का प्रियम गुकलिका क्षामम रूपेण प्रतिमम बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणामामि हम। उसके बाद रवि का, वो तो आपको बताया कि रवि को सुबह उठ के जल अर्पण करना है। उस वक्त आपको ओम घृणी सूर्याय नमः ये मंत्र 21 बार बोलना है, मंत्र जल अर्पण करते वक्त। उसके बाद आपको गुरु का मंत्र है देवानंद ऋषिनांच गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धि बुद्धम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। उसके साथ आपको चंद्रमा का मंत्र दधिशंकर तुषाराभम शिरोधारण संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभु मुकुटभूषणम। उसके बाद शनि का मंत्र नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संबुद्धम तम नमामि शनिश्चरम। उसके बाद केतु का मंत्र पालासपुष्य संकाशम तारकाग्रहमस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतु प्रणाम्यम। इसके प्रोनाउंसिएशन अच्छे होने चाहिए, उच्चारण अच्छा होना चाहिए। रोजाना 50 बार दिन में बोलना है। अगर आपको वक्त नहीं है 50 बार बोलने के लिए तो हर मंत्र 25-25 बार कम से कम बोलिए, लेकिन हर एक मंत्र। और ये सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले, इस वक्त में आपको कभी भी टाइम फिक्स करके बोलना है, जब भी आपको वक्त मिले, लेकिन शाम को नहीं और सूर्योदय से पहले नहीं, यानी एकदम अर्ली मॉर्निंग नहीं, सूर्योदय होने के बाद ही, सनराइज होने के बाद ही बोलने हैं। तो अगर ये मंत्र भी आप बोलते हैं तो आपके कुंडली की जो कुछ हद तक नेगेटिविटी खत्म होगी और आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। आपको जो है कुछ मंत्र भी हम सजेस्ट किए हैं, अगर वो आप बोलते हैं, रोज़ाना जाप करते हैं, तो आपको उसका फ़ायदा हो सकता है। तो आप ओके, अब करियर के भाव में देखना है तो करियर तो आपका ठीक ठाक है, क्योंकि मंगल जो है जहाँ पे भी आप काम करेंगे तो अपने जो बलबूते पे ही आगे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो दोष है, भाग्य स्थान में शनि है, वो विलंब करने का काम करेंगे। उसके साथ केतु है, तो केतु वो साथ में होने की वजह से ये जो पितृ दोष जैसा होता है तो वो तकलीफ वाला काम होता है। और शनि जो है वो भाग्य में वक्री है, तो वो विलंब और मेहनत बहुत करवाएंगे, तब जाके आपको रिजल्ट देगा। तो आपका करियर जो है काफ़ी मेहनत करने के बाद ही संवर सकता है, सुधर सकता है। तो उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि जो वक्री भी है। तो आपको हनुमान जी की भी उपासना अगर हो सके तो आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है शनि के लिए, क्योंकि ये भाग्य में विलंब करेंगे, ये इतना तय है। लेकिन ये चीज़ें देती भी है, लेकिन थोड़ा ये अवयोग यहाँ पे बन जाता है। तो ये तो करियर के बारे में होगा। जॉब कब मिलेगा तो ये आप उपाय योजना करिए, तो आप उसके बाद कोशिश करिए, क्योंकि ये ऐसे योग बने हुए हैं तो जॉब मिलने के लिए पहले तो आपको तकलीफें हो सकती है इसके वजह से।
तो ये मंत्र जाप वगैरह शुरू करिए। हो सके तो आप रत्न पहने अगर पॉसिबल हो रहा है, नहीं तो लेकिन आपको मंत्र जाप तो जरूर शुरू करने हैं। अगर आप रत्न भी धारण करते हैं और ये शांति भी करते हैं जो हमने आपको बताई, तो भी आपको मंत्र जाप तो करना ही है। तो इसके बाद शादी शादी का भी जो योग है वो अभी देखिए फिलहाल जो है चंद्रमा शादी के योग के लिए हम जो है वो आपकी दशा देखेंगे कि क्या दशा चल रही है। लेकिन ये जो शनि महाराज जो भाग्यस्थान में वक्री है, तो वो थोड़ा विलम्ब जरूर पैदा करेंगे। तो आप जो है उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर रह सकते हैं कि ये थोड़ा बहुत होने का चांसेस। अगस्त में एक छोटा सा योग था, लेकिन हालांकि वो अभी पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि राहु की महादशा है और वो है लगभग समझो अगस्त के 21 तक है। तो राहु दशा तो पहले ख़त्म होने दीजिए, क्योंकि राहु महादशा में धोखे वगैरह होना ये सब जो है वो चीज़ दर्शाती है, मतलब लाइफ में धोखा होना या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना। तो राहु जो है वो थोड़ा अच्छा प्लैनेट नहीं माना जाता है शादी वगैरह के लिए। तो उसके बाद जो आपकी दशा आ रही है वो है एक 2022 के अप्रैल में कोशिश कर सकते हैं। आपका योग थोड़ा बहुत है, अप्रैल मतलब ये लगभग आपको 2022 के जनवरी से लेके समझो आपको 21 तक है, सॉरी 2022 के जनवरी से लेके 2022 के अप्रैल, यानी अप्रैल समझो आप फर्स्ट वीक तक आपको थोड़े बहुत योग दिखा रहे, वहाँ पे आप थोड़े चांसेस मिल जाते हैं। उसके बाद अगर उसके बाद का देखेंगे तो डायरेक्ट आपको मार्च 2023 से लेके मार्च अप्रैल 2023 के वहाँ पे आप कोशिश कर सकते हैं शादी के लिए, मतलब वहाँ पे योग बनते हैं। तो वो अगर कोशिश करते तो उस वक्त चांसेस बन जाते। तो ये आप उपाय योजना करिए, तो उससे आपको थोड़ा जल्दी रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। तो उसके बाद की हम जो कुंडली है वो लेने जा रहे हैं, वो है ज्योति राणा। ओके, ज्योति राणा करके है, इन्होंने हमें अपनी कुंडली का डिटेल दिया हुआ है और देखते हैं इनकी कुंडली में क्या है। ज्योति राणा जो है वो हमें मिल नहीं रहा है। ओके सॉरी, मिल गया। ओके अच्छा, उसके बाद जो कुंडली हम लेने जा रहे हैं, उसके बाद जो कुंडली ले रहे हैं वो है ज्योति राणा जी की। इन्होंने पूछा है हमें मुजफ्फरनगर यूपी से, और इन्होंने डेट ऑफ बर्थ लिखा है 16/11/1986। टाइम जो है इन्होंने जो जन्म का अपना टाइम जो दिया है वो दिया है 4:45 शाम का यानी 16:45 आप बोल सकते हैं। मुजफ्फरनगर यूपी से इन्होंने प्रॉब्लम लिखा है कि शादी और जॉब के लिए जानना चाहती है। एक शादी इनकी टूट चुकी है और क्या दूसरी शादी चल पाएगी या नहीं। तो यहाँ पे पहला तो ये देखेंगे कि पहली शादी उनकी टूटी क्यों, उसके ऐसे क्या दुर्योग थे जिससे वजह से इनकी पहली शादी टूटी। तो देखिए जो ज्योति जी है, तो उनकी जो कुंडली बन के आ रही वो है मेष लग्न की। मेष लग्न यानी मंगल का लग्न, मंगल यानी ताकत, साहस, पराक्रम। ऐसे लोग वर्कहॉलिक होते हैं, कार्य में बहुत उत्साह से करने वाले रहते, बहुत उत्साही लोग रहते। उसी में अगर चंद्रमा भी है तो ये ठीक है, यानी ये उच्चारोही है। चंद्रमा जो है वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, तो ये उच्च की तरफ जा रहे, तो चंद्रमा भी लग्न में अच्छा पोजीशन में है क्योंकि वो सुकेश भी। तो हर एक चीज की सुख वगैरह मिलने के लिए ये खुद से प्रयत्न करेंगे, क्या यानी खुद अगर मेहनत करते तो उनको सुख मिलेगा। सुख या कोई भी चीज का हो सकता है, वो भले हो गाड़ी का हो, मकान का हो या किसी भी चीज का, तो खुद से मेहनत करके ये कर सकते हैं। क्योंकि इनका जो मंगल है
वो एक पंच महापुरुष योगों में से एक रोचक योग बनाता है। और ये लग्नेश भी है तो आपको केंद्राधिपति का दोष नहीं लगता है। तो आपकी कुंडली में एक बहुत बढ़िया योग है जो कि पंच महापुरुष योग है, और वो है मंगल के वजह से, और उसका नाम है जो योग है वो है रुचक योग। बहुत बढ़िया योग होता है। ये जो रुचक योग वाले लोग रहते हैं तो इनको ऐसा भी बोलते हैं कि कुल दीपक होते हैं ये अपने फैमिली के लिए, या लड़की है तो कुल दीपिका होती है। लेकिन मैंने अक्सर पाया है कि मकर राशि में मंगल उच्च के रहते हैं और कुल दीपक योग अगर वो बना रहे, मेरे हिसाब से मैंने ऐसे कुंडली 5-6 देखे जिनका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है। मतलब उन्होंने या तो उनकी शादी टूटी है, या इंटरकास्ट मैरिज किया हुआ है, या कुछ अलग चीज की है जो ऐसा लगेगा नहीं आपको कि ये कुल दीपक जैसा, यानी परिवार का नाम रोशन होने जैसा कुछ काम इनके कुंडली में बना है या उनके लाइफ में बना है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये कलयुग है। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, उच्च के जो ग्रह है वो थोड़ा बहुत अलग सा काम करते हैं हटके। तो उस वक्त आपको जरूर लगेगा कि ये तो कहाँ का कुल दीपिका योग हुआ भाई, ये तो कोई हजम होने जैसी बात नहीं लगती। लेकिन ये बात सच है कि कभी कभी क्या होता है कि मैंने यहाँ पे काफी सारे कुंडलियों में देखा है कि मंगल अगर मकर राशि में और वो कुल दीपक जैसा यानी रोचक योग बनाता है, तो वैसे लोगों का स्पेशली मैंने देखा है कि शादी में कुछ ना कुछ उन्होंने अलग सा चीज किया है, जैसे कि अलग कास्ट में शादी की है, या शादी टूटी है, या कुछ ना कुछ। हालांकि ऐसे लोग स्ट्रांग होते हैं, साहसी रहते हैं, पराक्रमी रहते हैं, तो वो जिंदगी में कभी हार नहीं मानते, दूसरी कोशिश जरूर करते हैं, और उसमें कुछ हद तक उनको सक्सेस भी मिल जाता है। आपकी कुंडली में ऐसे दुर्योग कौन से थे? जबकि आपको रोचक योग है वो ठीक है, चंद्रमा आपको अच्छे पोजीशन में सुकेश होके लग्न स्थान में, फिर भी ये क्यों हुआ? पहली शादी टूटी क्यों? उसके पीछे का रीजन हम आपको बता दें। देखिए, मेष लग्न में जो है वो सप्तमेश जो बनते हैं वो शुक्र बनते हैं, और धनेश भी बनते हैं। धनेश यानी कुटुंब स्थान भी वही होता है जो धन का स्थान होता है, यानी कुटुंब के भी स्वामी और विवाह के भी स्वामी बन जाते इस कुंडली में शुक्र। यानी अपने ही विवाह के स्वामी बनने के बावजूद, हालांकि ये विवाह सुख के भी कारक है, जो शुक्र ग्रह है वो सबके लाइफ में ये जो है विवाह के सुख के कारक ग्रह माने जाते, विवाह सौख्य के कारक माने जाते। लेकिन विवाह करने वाले गुरु है, विवाह सौख्य का शुक्र माने जाते। लेकिन यहाँ पे शुक्र जो है अगर अच्छे पोजीशन में होता तो एक मालव्य नामक योग बनाता। और यहाँ पे देखिए सप्तम स्थान में बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ये जो है पहली शादी की टूटी। उसके पहला रीजन जो शुक्र है सप्तम स्थान में वो वक्री है, यानी कि वो अगर वक्री होते तो उसका निगेटिव फल देते जो कि पॉजिटिव देना चाहिए। तो शुक्र खुद अपने इस सप्तम स्थान में है, वक्री है, निगेटिव है। दूसरा बुध उनके साथ है जो लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं, लेकिन वो भी वक्री है। दोनों प्लैनेट वक्री होने की वजह से और खुद सप्तमेश शुक्र होने की वजह से ये पहले शादी टूटने का पहला कारण बनता है। दूसरा, आपका जो शादी का जो स्थान है वो उसके एक बाजू में शनि और रवि और दूसरे बाजू में केतु, यानी दोनों के बीच में पाप कर्तरी योग में ये जो आपका सप्तम स्थान है वो ग्रसित हो चुका है। तो उसके वजह से कैची, कर्तरी मतलब कैची, तो ये विवाह का सुख का जो उसने स्थान है उसको कैची से काट दिया बोल सकते। कर्तरी मतलब कैची, तो पाप कर्तरी योग बना है जिससे आपको ये जो है लाइफ में ये प्रॉब्लम आपके हो चुका है, यानी पहली शादी टूटने का। अभी यहाँ पे शनि और केतु आजू बाजू में होने की वजह से वो पाप ग्रह है, और यहाँ पे अष्टम स्थान में शनि है और रवि के साथ है। अभी रवि और शनि जो है वो पिता पुत्र है, वो आदर्श शत्रु भी है, क्योंकि पिता और पुत्र उनके कभी तालमेल नहीं होता है उनके विचारों का, स्पेशली बहुत जन के लाइफ में, क्योंकि जनरेशन गैप भी एक चीज हो जाती है, और ज्यादा करके पिता के विचार पुत्र से नहीं होते, जमते हैं। तो यहाँ पे स्पेशली रवि और शनि का ऐसा ही होता है, वो अपने एक दूसरे के पिता पुत्र है, लेकिन शनि का रवि के साथ नहीं जमता है, उनका गठबंधन नहीं हो सकता है।
अगर वो एक ही राशि में है तो पिता या पुत्र। और अगर शादी के बाद क्या होता है, शादी से पहले रवि जो है वो पिता के कारक होते हैं लड़की के लाइफ में, और शादी के बाद पति हो जाता है वो। रवि मतलब पति हो जाता है, रवि जो है कारक बनते हैं वो पति का बनते हैं। क्योंकि क्या होता है, शादी के बाद उनका अलग लाइफ शुरू होता है इसके लिए, जो कि पति के वजह से चेंज होता है। तो रवि और शनि ये वैसे भी आपस में एक दूसरे की जमती नहीं है, और वो भी है आपके विवाह स्थान से आगे के स्थान में, यानी अष्टम स्थान में। वो तो एक तो पहला अष्टम स्थान खराब है, ऊपर से कॉमन सेंस का भी स्थान है और विवाह से सुख मिलने का स्थान है। तो ये यहाँ पे डैमेज होने के वजह से आपको ये जो है तकलीफें हो चुकी है, और ये चांसेस बनता ही था। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपका स्वभाव गुस्सेल हो सकता है, या आपका कुछ किधर एडजस्टमेंट आप नहीं कर सकते, क्योंकि कॉमन सेंस का जो स्थान है वहाँ पे शनि और रवि है। हालांकि रवि को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है, लेकिन रवि एकदम कमजोर है कि जो कि 0% पे। जरूरी नहीं कि आपकी गलती हो सकती है, आपके हस्बैंड की भी या किसकी भी गलती हो सकती है, लेकिन ये बनना तो आपके कुंडली में ही दिया गया है। क्योंकि आपकी कुंडली में ही योग ऐसे बने, तो आप कहाँ पे भी ये शादी होती है आपकी, तो ये ऐसा थोड़ा बहुत तकलीफ ये होना दिखता ही है, क्योंकि ये कुंडली में आपके योग ऐसे बने हैं, दुर्योग। तो ठीक है, अभी ये हो चुका, उसके ऊपर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते, लेकिन उसका रीज़न जानना जरूरी था, इसके लिए हमने इतना एक्सप्लेनेशन किया। तो केतु जो है वो सप्तम 6वें भाव में होने की वजह से वो विवाह का सुख भी थोड़ा कम करवा देते हैं, और वैसे भी विवाह स्थान आपका पाप कर्तरी योग में है। तो आपने पूछा है कि दूसरी शादी होगी क्या, तो दूसरी शादी करने के लिए भी आपको काफ़ी सारे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, काफ़ी आपके स्वभाव पे कंट्रोल करना होगा। छानबीन, कुंडली मिलान और ये जो सब करते हैं वो सब देख के करना होगा, ताकि तभी आपको थोड़ा बहुत उसका रिजल्ट अच्छा मिल सकता है, तब वो शादी चलने के चांसेस है। कुछ उपाय भी करेंगे तो आपको और भी उससे फायदा होगा। अभी हम और एक क्वेश्चन पे जाते हैं इनके, कि इन्होंने पूछा है जॉब के बारे में। तो मंगल आपके उच्च के अच्छा योग बनाते हैं, तो आप जॉब के लिए कोशिश करें तो जॉब आपको मिलने का चांसेस है। हालांकि देखिए यहाँ पे एक योग तो अच्छा है वो, लेकिन वो जो स्थान है वो अच्छा नहीं मिला है उनको योग के लिए। यहाँ पे परिवर्तन राजयोग बन जाता है, जो कि कर्म स्थान और अष्टम स्थान का, यानी शनि जो है वो अष्टम स्थान में मंगल के राशि में है, और मंगल जो है वो कर्म स्थान में शनि की राशि में, वो एक दूसरे के राशि में होने की वजह से ये परिवर्तन नामक राजयोग बनता है, जो अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वो अष्टम स्थान के साथ बना हुआ है, तो ये जो है जॉब भी मिलने के लिए भी डिले करने का काम करेंगे। जॉब भी में जॉब सेटिस्फैक्शन ऐसा नहीं मिल सकता है, थोड़ा आपको एडजस्टमेंट यहाँ पे भी करना होगा। हालांकि आप वर्कहॉलिक है तो आप काम ढूंढ के आपको काम मिल भी जाएगा। हालांकि आपका राहु व्यय स्थान में है, तो ये कुछ खर्चे वगैरह करने का काम जरूर करवाएगा, और केतु षष्ठ स्थान में है, तो ये यहाँ पे आपको थोड़ा स्वास्थ्य के बारे में ख्याल रखना होगा। तो दूसरी शादी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चल सकती है, कुछ हद तक आपके ऊपर भी है। थोड़ा बहुत आपको जानकारी लेके सब करना है, आंख मूंद के आपको भरोसा नहीं करना है। शादी से पहले आप छानबीन करिए, अच्छे से कुंडली मिलान करिए, उसके बाद आप जो है दूसरी शादी के लिए कोशिश कर सकते हैं। कुछ उपाय योजना में हम आपको बताते हैं, जिससे आपको थोड़ा बहुत इसका रिजल्ट अच्छा मिल सकता है। पहला हम देखेंगे आपकी जो दशा चालू है वो कौन सी चालू है। अभी फिलहाल आपकी जो चालू है वो राहु की ही दशा चालू है, महादशा। और राहु में अभी जो फिलहाल चालू है वो है शुक्र का अंतर चालू है। ओके, देखिए राहु जो है, आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, राहु जो आपके व्यय स्थान में है, तो यहाँ से ये भी हो सकता है कि आपके पास जो है वो दूर से रिश्ता आ सकता है, शायद विदेश से, या ऐसे चांसेस बनते हैं। जरूरी नहीं कि ऐसा होना ही चाहिए, लेकिन ये थोड़ा बहुत ऐसा लगता है। लेकिन आपको जो है वो अच्छी तरह से इंक्वायरी सब करके ही करना है।
अदरवाइज राहु की दशा में धोखा होना तो निश्चित बनता है। तो राहु की महादशा चालू है और वो व्यय स्थान में है, जो कि हर चीज का व्यय यानी अलग करने का काम करते हैं, क्योंकि वैसे भी राहु विच्छेदात्मक वो काम करते हैं, वो ग्रह भी वैसे ही है, विच्छेदात्मक है। तो राहु की महादशा में आपकी शादी हुई, राहु के ही महादशा में लगभग आपकी शादी जो है वो टूट गई रहेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि आपने डिटेल नहीं दिया है कभी आपकी शादी टूटी है। लेकिन ये स्पेशली राहु के महादशा में ये सब बनता है। तो राहु की महादशा जो है वो आपको थोड़ी खराब ही मानी जाएगी, क्योंकि राहु खुद व्यय स्थान में विराजमान है। तो आपको कुछ हद तक सावधानी बरतनी पड़ेगी, उसके बाद आप शादी के लिए कोशिश कर सकते हैं। आपका जो है 2026 तक ये राहु की महादशा चालू है। उसके बाद जो गुरु की महादशा आएगी वो अच्छी है, उस लेकिन वो थोड़ा डिले हो जाएगा, मतलब आपकी उम्र भी तो काफ़ी हद तक ज़्यादा हो जाएगी। तो अभी अगर आप शादी करना चाहते हैं तो योग तो छोटे मोटे आते रहते हैं, आप ट्राई करिए, लेकिन जब भी आप शादी करेंगे तो कुंडली मिलान करके करिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके उचित योग पे ही आपकी शादी हो सकती है। और कुछ हद तक हमने आपको बताया कि एडजस्टमेंट यानी स्वभाव में शादी तो करने से पहले आपको छानबीन करनी है, उसके बाद जो एक साथ रहना है उसके लिए तो आपको थोड़ा सहयोग देना होगा, यानी हर चीज़ में आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके करना होगा। कुछ उपाय आपको बता दें हम, आप जो है गुरु का पुकराज आप पहन सकते हैं, जिससे आपको फायदा होगा। और दूसरा, हो सके अगर आपको पॉसिबल है तो शुक्र और बुध इनके भी जो रत्न है वो धारण करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र वक्री है, बुध वक्री है। बुध के लिए पन्ना आता है, शुक्र के लिए जिरकॉन आता है या जरकान जिसको बोलते हैं, और गुरु के लिए पुकरा जाता है। अगर ये आपको पॉसिबल है तो आप पहन लीजिए, जिससे आपको थोड़ा बहुत फर्क आ जाएगा, लाइफ में आपको चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर आप ये असमर्थ है करने के लिए, मतलब आपको पॉसिबल नहीं है, तो आप जो है कुछ मंत्र आपको सजेस्ट कर रहे हैं हम, जो कि मंत्र रोजाना बोलने से आपको रोज 50 बार ये बोलने हैं। अगर आपके पास वक्त है तो, नहीं है तो कम से कम 25 बार बोलिए, लेकिन ये रोजाना बोलने हैं सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त से पहले, यानी दिन में, शाम को नहीं, रात को नहीं, या सुबह से पहले नहीं, दिन में ही बोलने हैं, यानी सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले। हर एक मंत्र 50 बार बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये जो आपको मंत्र है वो नवग्रह के छोटे से बुक में मिलेंगे, नवग्रह स्तोत्र का बुक आता है, उसमें आपको ये मंत्र मिल जाएंगे। यूट्यूब देख के आप सीख सकते हैं। हमारा जो कुंडली अध्ययन का कार्यक्रम है उसमें भी हम बोलते हैं, जिस स्पीड में हम बोल रहे, जिस तरह से बोल रहे, उच्चारण अच्छा होना चाहिए, उस तरह से आप वो मंत्र बोल सकते हैं। पहला मंत्र है आपकी कुंडली के लिए राहु का, क्योंकि राहु की महादशा भी चालू है और वो राहु जो है विच्छेदात्मक कार्यक्रम करने वाला ग्रह है। तो उसके लिए जो है मंत्र है, अर्धकार्यम महावीर्यम चंद्रादित्यम मर्दनम सिहिका गर्भसंभूतम तम राहु प्रणामाम्यहम्। ये पहला मंत्र है। दूसरा मंत्र है शुक्र का, हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानम परम गुरु सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम्। उसके बाद बुध का, प्रियम कुकलिका क्षमम रूपेण प्रतिमम बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणमाम्यहम्। उसके बाद गुरु का, उसके बाद आप गुरु का भी बोल दीजिए, अच्छा रहेगा। गुरु का मंत्र है, देवानांच ऋषिनांच गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। क्योंकि आपको भाग्य को बल मिलेगा, भाग्य आपका साथ देगा तो आप काफ़ी हद तक कुछ अच्छा कर सकते हैं। हालांकि आपका जो भाग्य है वो ठीक ठाक पोजीशन में, क्योंकि भाग्येश बनते गुरु जो कि लाभ स्थान में जा चुके हैं, जो कि अच्छा होता है। लेकिन लाभ स्थान ये मेष लग्न के लिए बाधक स्थान होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है। तो ये ऊपर से व्ययेश भी है, यानी स्पेशली चांसेस बनते कि आपका किधर दूर जाना शादी के बाद या फिर आगे की लाइफ में, लेकिन आप सब चेक करके जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, छानबीन करके। तो गुरु का भी मंत्र आपको पता है, देवानांच ऋषिनांच गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। ये आपको मंत्र बोलना है। उसके साथ शनि का मंत्र है, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। उसके साथ रवि को अर्घ्य देना है, सुबह उठ के जल प्रदान करना है, उस वक्त आपको ओम गृहिणी सूर्याय नमः यह मंत्र बोलना है। अगर ये आप उपाय योजना करते हैं तो आपको लाइफ में थोड़ा फायदा हो सकता है। अच्छा, उसके बाद जो कुंडली है वो है संदीप केसरी जी की, और रांची से इन्होंने
जो है जन्म स्थान बताया हुआ है झारखंड रांची से, और 6/3/1989 यानी 1979 का इनका डेट ऑफ बर्थ है। टाइमिंग जो है 9:57 शाम का दिया हुआ है। तो देखते हैं इनकी कुंडली में क्या है। इन्होंने पूछा है करियर का प्रॉब्लम। तो जिस आपने जो डिटेल दिया है उस आधार पर जो है कुंडली बन रही है, वो बन रही है आपकी भाई। ओके, ये जो आपने डिटेल दिया है उससे आपकी ये जो कुंडली बन रही है वो है तुला लग्न की। तुला लग्न की जो है कुंडली आपकी बन रही है, और लग्नेश जो है वो बनते हैं शुक्र, जो कि शुक्र स्थान में जा चुके हैं अपने ही मित्र शनि के मकर राशि में। ठीक पोजीशन में है आपका लग्न, और हालांकि शुक्र जो है वो अष्टमेश भी है। तो लग्नेश जो है उसको तो अच्छा खासा बल है, और लग्नेश के जो स्वामी बनते हैं जो कि शुक्र है वो भी अच्छे पोजीशन में है, यानी बल उनको अच्छा खासा दिया हुआ। तो सुख भाव में है तो आप जो मेहनत मशक्कत करके ही जो भी लाइफ के सुख है वो प्राप्त कर सकते हैं। ये पहला चीज़ हुआ। आपकी कुंडली में कुछ अवयोग हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले और एक बात करेंगे कि आपने पूछा है करियर के बारे में। तो करियर के भाव में आपके जो है भाई साहब ये है चंद्र की राशि आ जाती है दशम स्थान में कर्मेश, ये आपके चंद्रमा है, और उसी में लेकिन गुरु है जो कि हंस योग, जो कि पंच महापुरुष योगों में से एक योग बनता है हंस योग ये बनाते हैं। यानी कि आपका करियर तो अच्छा होना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गुरु जो है वो वक्री है, और उनकी डिग्री भी काफ़ी कम है, यानी कम अंश के ऊपर है, वो लगभग 6 अंश पे। तो उसके वजह से क्या है कि गुरु को बल नहीं मिल रहा है, जिससे आपको करियर आपका नहीं चल रहा है मतलब ठीक से। उसके बाद आपका लाभ स्थान में शनि और राहु, इनका जो है पितृ दोष भी बनता है, और यहाँ पे रवि केतु का ग्रहण दोष, और रवि और सॉरी केतु मंगल का अंगारक दोष भी बन रहा है। तो यहाँ पे ग्रहण दोष भी है रवि केतु का, शनि राहु का पितृ दोष राहु दोष भी है, और मंगल और केतु का अंगारक दोष भी है। देखिए ये इसमें से कुछ ना कुछ योग तो हर एक के लाइफ में यानी कुंडली में होते हैं, तो आप एकदम डर मत जाइए। ये योग है, इसके ऊपर उपाय योजना करिए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। बुध जो है वो आपके व्ययेश और भाग्येश बन के 6वें भाव में यानी रोग रिपो और शत्रु के भाव में विराजमान है। तो आपको भाग्येश जो है वो 6वें भाव में जाने की वजह से तकलीफ बहुत दिखाता है, संघर्ष में आपका जीवन दिखाता है, क्योंकि भाग्य की साथ मिलना बहुत जरूरी है लाइफ में। तो अगर आपको भाग्य की साथ चाहिए, हालांकि वहाँ पे चंद्रमा भी है भाग्य स्थान में, वो कुछ हद तक हेल्प करेंगे, लेकिन मेन जो है वो भाग्येश आपका रोग ऋतु शत्रु के भाव में जा चुके हैं। तो स्वास्थ्य के बारे में आपको ख्याल रखना है, शत्रु वगैरह यानी कॉम्पिटिटर से आपको सावधान रहना है, मतलब एकदम एकदम सतर्क ऐसा नहीं बोल सकते कि कुछ हद तक अपने आप को शांत दिमाग से चलाना है। और कर्जा वगैरह आप लेते हैं तो थोड़ा बहुत तकलीफ में आप आ सकते हैं, ज़्यादा लेंगे तो थोड़ा बहुत कर्जा हर एक के ऊपर लेता है, और कर्जा लेके इंसान बहुत कुछ बना भी देता है लाइफ में। तो आपको शनि को ठीक करना होगा, मंगल रवि इनको ठीक करना होगा, और आपके जो बुध है जो कि भाग्येश है, और गुरु जो कि वक्री है, इनको भी ठीक करना होगा। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत रिजल्ट जो है अच्छा आना शुरू हो जाएगा। तो केतु है यहाँ पे, और शनि है वो बुध गुरु। तो आपको बेहतर करियर के लिए आपको क्या उपाय योजना करनी होगी? पहला तो आपको गुरु का पुखराज पहनना होगा, जो कि अगर आपको पॉसिबल हो रहा है तो जरूर कोशिश कीजिए। चांदी के जो अंगूठे उसमें आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो गुरु का पुखराज आप जरूर पहने, अगर हो सके तो आपको पॉकेट में परवड़ता है तो। उसके बाद आप बुध का एक पन्ना जरूर पहन लीजिए, और गुरु का पुखराज के साथ एक चंद्रमा का जो है वो मोती धारण करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बुध का एक पन्ना यानी पुखराज मोती और पन्ना, ये अगर आप धारण कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा आपकी कुंडली के हिसाब से, ताकि उससे आपको भाग्य को बल मिल जाएगा, कर्मस्थान आपका जो है वो बली हो जाएगा, और गुरु जो है जो कि निगेटिव है, मतलब उनको बल नहीं मिल रहा है। गुरु इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हर एक कुंडली में, अगर उनको बल रहेगा, अच्छा पोजीशन में रहेंगे तो इंसान को तकलीफें कम आती है।
अगर गुरु ही खराब रहेंगे, मतलब खराब यानी क्या क्या वीक हो रहेंगे, अगर वो निर्बली रहेंगे यानी उनको बल नहीं रहेगा, तो उस वक्त थोड़ा कुंडली कुंडली जो है अपने आप लगभग कमजोर बन जाती है। तो गुरु को इनको ठीक करने के लिए आपको पुखरा ध्यान करना होगा। अभी आपको ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो आपको मंत्र जाप हम बता देते हैं जो कि आप कर सकते हैं, जिससे आपको फायदा होगा। लेकिन रोजाना बोलने हैं, 50 बार हर एक मंत्र बोलना है, आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा कुछ टाइम के बाद। लेकिन रोजाना बोलना है और रोज बोलना है और दिन में। ये आपको मंत्र जो है नवग्रह की छोटा सा बुक आता है, नवग्रह स्तोत्र, उसमें आपको मिल जाएंगे। उसमें देख के प्रोनाउंसिएशन अच्छी तरह से होना चाहिए। मैं जिस तरह से अभी बता रहा हूँ आपको, उस तरह से आप वो स्पीड में बोल सकते हैं। यूट्यूब पे देख के सीख सकते हैं, लेकिन उसमें प्रोनाउंसिएशन मतलब वहाँ पे जो बहुत स्लोली बोले जाते हैं, एकदम तालबद्ध लयबद्ध बोले जाते हैं, वो अगर वैसे बोलने जाएंगे तो एक एक मंत्र को आधा घंटा लगेगा। ऐसा नहीं, आपको मैं हम बता रहे हैं, सूचित कर रहे हैं, वो स्पीड में उस हिसाब से आप मंत्र जाप कर सकते हैं। पहला मंत्र इस कुंडली के लिए वो है बुध का प्रियंगुकलिकाक्षामम रूपेण प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणामाम्यहम्। उसके बाद जो है गुरु का मंत्र है देवानांच ऋषिनांच गुरुम कांचन सन्निपम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। उसके बाद शनि का मंत्र है नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। उसके बाद मंगल का मंत्र धरणिगर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणामाम्यहम्। उसके बाद आपको मंत्र बोलना है वो है राहु का। राहु का मंत्र है अर्धकार्य महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणामाम्यहम्। तो आपको शनि का, राहु का, चंद्रमा का, बुध का और आपको मंगल का, इतने मंत्र आपको रोजाना बोलने हैं 50 बार। और उसके साथ आपको रवि को जो है सुबह उठ के जल प्रदान अर्घ्य देना है। उस वक्त आपको ओम घृणी सूर्याय नमः ये मंत्र भी बोलना है। अगर ये आप मंत्र जाप करते हैं तो आपको इसके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा।